जय आसियम। कैसे हैं आप सब लोग? जकास, सबको मजा आ रहा है? एनर्जी में कोई कमी है? नहीं? तो वापस से अच्छे से बोलो, जय आसियम। नमस्कार। अरे जबरदस्त जबरदस्त। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश जी की पहली डॉटर हूँ। इतना कुछ आता नहीं है मुझे लाइफ में, जैसा पापा ने बताया मैं 24 साल की ही हूँ, 24 ईयर्स की ही हूँ। लाइफ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे सीखनी पड़ेंगी। आरसीएम के बारे में भी आप ही मुझे ज़्यादा बता सकते हैं। आवाज़ आ रही है ना ढंग से? पापा पास में रखो तो। जैसा कि मैं कह रही थी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, बट क्या है ना, आरसीएम को पास से मैंने देखा है, उस चीज़ का नॉलेज मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा है। मैंने मेरे पापा को स्ट्रगलिंग पीरियड में देखा है, मैंने मेरे पापा को बढ़ते हुए देखा है, आगे में अच्छा करते हुए देखा है, और उस चीज़ के साथ, पापा की उस जर्नी के साथ मेरे भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने मेरे पापा को रात में स्कूटर में, ठंड में स्कूटर पे फिर उठाते हुए ले जाते हुए देखा है, रात में। ये पापा की आरसीएम के साथ जर्नी हुई है। तो जैसा कि पापा बता रहे थे, आरसीएम 23 ईयर्स का है, मैं 24 ईयर्स की हूँ। मैंने इस जर्नी को बहुत पास से देखा है, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में लेती हूँ जब भी मैं पापा के साथ जाती हूँ। और इसलिए मैंने आगे जब मेरे को फ्यूचर में समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों आरसीएम मेरे लिए बेस्ट है, और मैंने आरसीएम करने का फैसला लिया। बात शुरुआत होती है आरसीएम नहीं करने से। मुझे आरसीएम के नाम से नफरत थी, मुझे गुस्सा आता था कि मेरे पापा आरसीएम क्यों करते हैं, मुझे इतनी नफरत थी आरसीएम से, आप मानेंगे नहीं। जब मैं छोटी थी और मेरे को एक बार स्कूल ट्रिप पे शिमला ले गए थे, स्कूल ट्रिप पे बच्चों को ले जाते हैं ना शिमला वगैरह घूमने ले जाते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्कूल ट्रिप पे शिमला भेजा, 200-300 रुपये के साथ भेजा, बोला कि कुछ लेके आ जाना, खरीद लेना अपने खर्चों के लिए। तो मेरी टीचर ने बोला कि अभी यहाँ पे शिमला तो आ गए हो, ऐसा तो नहीं है तुम लोगों को खाना तुमको लेना है, ऐसा करो कि जो 300-200 रुपये जो पापा मम्मी ने दिए हैं उससे अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद के लेके आ जाओ। मैं बहुत प्यार से मेरी मम्मी के लिए एक शॉल लेके आई थी शिमला से, मैंने मेरी वो शॉल जो थी ना मम्मी को दी। मैं मेरे पापा के लिए एक वुडन पेन लेके आई थी, मुझे उस पेन का हुलिया अभी तक दिमाग में ऐसा रखा हुआ है। ये मैं तीसरी क्लास की बात कर रही हूँ, तीसरी-चौथी क्लास में थी मैं। वो वुडन पेन मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं इतने प्यार से मेरे पापा के लिए वो पेन लेके आई थी। मैंने मेरे पापा को वो जाके पेन दिया जब मैं अपने घर आ गई, और मेरे पापा ने वो पेन फेंक दिया, बोला कि आरसीएम का नहीं है, मैं यूज़ नहीं करूँगा। अभी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर, आप समझिए मैं छोटी बच्ची थी, मेरे को उस समय मेरे और पापा के ऊपर इतना गुस्सा आया, मैंने बोला ये कैसा इंसान है, इसको अपने बच्ची की पड़ी ही नहीं है, मैं तो इतने प्यार से लेके आई और इनको मेरे इसके गिफ्ट की नहीं पड़ी हुई। आज से इस इंसान के लिए कभी कुछ नहीं करना, ये मैंने ठान ली थी कि मुकेश कोठारी के लिए कभी कुछ करना ही नहीं, कभी नहीं करना, ये मैंने ठान लिया था। और इस चीज़ के मेरे को अच्छे से याद है, इस चीज़ से शुरुआत हुई मेरी हेट आरसीएम के प्रति, और वो कंटिन्यू रही, मैं आरसीएम को हेट करती गई। ऐसा भी होता था कई बार कि पापा, अभी सब लोग छोटे ही थे हम लोग, और पापा का काम बढ़ता जा रहा था आरसीएम में, तो आरसीएम के लोगों के ऊपर भी मेरे को बहुत गुस्सा आता था, जो भी आरसीएम करते थे, क्योंकि आरसीएम की परेड लेके वो हमारे घर पे बैठ जाते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मेरी क्यों परेड चल रही है आरसीएम के पीछे, मेरे को पानी पिलाना है, मेरे को नाश्ता लगवाना है, मतलब आरसीएम के लोगों के पीछे मेरी परेड चलती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं और मेरी बहन क्यों सफ़र करें। डिसाइड कर लिया था कि ज़िंदगी में कुछ भी करूँगी पर आरसीएम नहीं करूँगी, ऐसा डिसाइड कर लिया था मैंने। इस हेट को लेके मैं जब बड़ी हुई, मैंने पापा की किसी भी सेमिनार में जाना बंद कर दिया, मैंने आरसीएम से अपना रिलेशन ही बंद कर दिया। और नेचुरली जैसा हर इंसान की लाइफ में होता है, आपको जब भी लगता है कि आप पापा मम्मी का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते, पापा मम्मी के साथ अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, तो आप वो चीज़ ढूंढते हो जो आप, जिसमें आप अच्छे हो, उसमें आप एजुकेशन लेते हो, और उसी में आप अपनी जॉब करते हो। मेरे साथ भी यही साइकिल है। मुझे हमेशा से पता था कि शायद मेरा फैशन में इंटरेस्ट है, मेरा
इंक्लिनेशन है फैशन की टूवर्ड्स, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं फैशन मार्केटिंग पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केटिंग 80% ऑफ द बिजनेस है, 20% डिज़ाइनिंग है। तो मैंने 80% वो जो अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने फैशन मार्केटिंग, फैशन कम्युनिकेशन के अंदर अपनी डिग्री ली, बीच में बहुत सारी इंटर्नशिप की ताकि मैं समझ पाऊँ कि फैशन मार्केटिंग में भी क्या जॉब करनी है, मेरे को समझ में आ जाए एंड में, जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाए। जब ग्रेजुएशन हुई, बीच में जब इंटर्नशिप की थी, तो एक PR की इंटर्नशिप आई थी मेरे हाथ में। मुझे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ काम करने का भी मौका मिला था, पर कभी कर नहीं पाई ढंग से। बट हाँ, जब PR की इंटर्नशिप मिली तो मुझे लग गया कि शायद मेरे लिए PR ही है। मुझे आगे अगर लाइफ में कुछ करना है तो वो पब्लिक रिलेशंस करना है। जैसा कि आप लोगों को अभी पापा ने समझाया, PR का मतलब समझ में आया ना सब लोगों को? जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ ही था कॉलेज से, मैंने 3 कंपनीज में अप्लाई किया था PR की। तीनों कंपनीज में मेरा एडमिशन हो गया, तीनों कंपनीज में मेरे को ऑफर लेटर आ गया। उस समय मैं पापा के साथ बैठ के एक बार चाय पे बात कर रही थी सुबह, और मैं पापा से यूँ ही डिस्कस कर रही थी कि पापा कौन सी कंपनी ले, तीनों कंपनी अलग अलग है। उस समय एक रेनड्रॉप मीडिया करके नाम की एक कंपनी आई मेरे हाथ में, जो कि सेलिब्रिटी ऑफ फिल्म PR करती थी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मुझे लगता है कि मैं फैशन कम्युनिकेशन के साथ में फैशन PR नहीं करना चाहती, मुझे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी और PR में ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं इसमें अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी। मेरे पापा ने बोला गो एंड, ठीक है करो, पर 2 साल करके देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और क्यों तेरे लिए अच्छा है। मैंने बोला ठीक है, मुझे पता है कि आप जो करते हो वो मेरे लिए तो नहीं है, तो मैं तो वो कभी करूँगी ही नहीं, मैं अभी नौकरी की तरफ जा रही हूँ। मैंने अपनी फिर PR की जो नौकरी थी चालू की। आप जो मूवीज़ आज देखते हैं वो मैं पहले 6 महीने पहले अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ उनके घर पे बैठी देखती थी। मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट्स थे, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी। आप अगर TV भी देखते हैं, TV सीरियल्स भी देखते हैं, तो वही सारे TV सीरियल्स जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं उन सबके साथ मैंने काम किया है। शाहिद कपूर के साथ एक फिल्म पे काम किया है, बहुत सारी फिल्म्स के ऊपर काम किया है, सारा अली खान के साथ काम किया है। और ऐसा काम कि जहाँ पे वो सेलिब्रिटी मेरे कहने से ही नाचता था, मैं जो डिसाइड करती थी वही होता था। मैं उनके साथ उनके घर पे बैठ के उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ गाती थी, वो नहीं, मतलब जाते थे हम लोग जाते थे साथ में। बहुत अच्छी लाइफ थी। शुरुआत के 6 महीने मैंने अपनी जॉब में बहुत मजे किए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था, जैसा कि मेरे पापा को जो मिला था। मुझे ऐसा लगा था कि बस जो मेरे पापा के अंदर मैंने जो पैशन देखा है वही है, मुझे बस मिल गया है, आगे यही करना। और शुरुआत के 6 महीनों में मैंने अपनी डायरी में एक नोट लिखा था कि मैं अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, मैं आर्ट्स कभी करूँगी नहीं, ऐसा नोट बनाया था। और अभी देखो मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। हालांकि जैसा मैं आपको बता रही थी, 6 महीने बहुत मज़ा किया, पर क्या हुआ, मैं अपने काम में अच्छी हो गई थी, तो मेरे बॉस ने मेरे को एक और प्रमोशन दे दिया। एक और प्रमोशन जब मैं लेने ही वाली थी, बॉस ने बोला कि अगर ये प्रमोशन लेना है ना, तो 3 महीने अपने आप को और प्रूव करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सीनियर लेवल पे एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। 3 महीनों में मेरा दिमाग खराब हो गया। आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह 8 बजे रोज़ घर से बाहर निकलती थी। कितनी बजे? 8 बजे। और मैं रोज़ रात में 3 बजे आती थी घर पे। आप लोगों को बता दूँ, ये सारे सेलिब्रिटीज़ उल्लू होते हैं, रात में ही जगह पे रहते सब लोग। रात में मोस्टली उनके साथ जितना भी काम होता था वो 12 के बीच में चालू होता था, और मैं मर के तो रोज़ घर पे आती थी। जिस काम से मुझे प्यार हुआ करता था एक ज़माने में, उस काम से मुझे प्यार नहीं मिला था, मुझे नफरत हो गई थी मेरे काम से। मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। मैं मेरे मम्मी पापा को हफ्ते में एक बार भी कॉल कर दूँ तो वो लोग खुश हो जाते थे। ऐसी लाइफ हो गई थी मेरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कर किसके ले रही हूँ। अगर पैसे भी मेरे को मिल रहे हैं तो मैं काम कर रही हूँ इसलिए मिल रहे हैं। यूँ तो ऐसा है नहीं कि मैं कुछ कर भी रही हूँ फिर भी मेरे को पैसे दे रहे हैं, तो 100% एफर्ट तो है, पर क्यों मेरे काम में मज़ा नहीं आ रहा। उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सिचुएशन मैंने मेरे घर पे देखी ही नहीं कभी।
मैंने मेरे पापा को जब भी काम करते हुए देखा था ना, मैंने मेरे पापा को बहुत मन लगा के पैशन के साथ काम करते हुए देखा, और मैंने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं मेरे जॉब में। तो मुझे मेरा जॉब ही नफरत वाला काम लगने लगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था ये जॉब की लाइफ कैसी होगी, बस ऐसा था कि मैंने कभी वो कल्चर देखा नहीं। हालांकि मेरे फ्रेंड्स ने कभी ना कभी देखा होगा, इसलिए वो खुश होंगे उस लाइफ के साथ। मेरे फ्रेंड्स जिनको भी मेरे साथ प्रमोशन मिला था वो खुश होंगे उस लाइफ के साथ, पर मैं खुश नहीं थी क्योंकि मैंने ऐसा कल्चर देखा ही नहीं। तो नेचुरली तब मेरे को तब मेरे को समझ में आया कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही है। शायद उस समय भी शायद, यूँ नहीं कि हाँ अच्छा ही है, पापा जो करते हैं वही करना है। तो अभी मेरे मन में सिर्फ ऐसा ही था कि हाँ ठीक है, पापा के लिए है, फिर भी मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि ये मेरी फर्स्ट नौकरी है शायद ऐसा ही लग रहा होगा। जब फर्स्ट नौकरी से परेशान हो गई तो दूसरी नौकरी ली, और इस टाइम मैंने फैशन में ली। इस टाइम मैं फैशन कम्युनिकेशन की मैं ग्रेजुएट थी, मैंने फैशन की PR करनी चालू किया। आप लोगों में से कितने लोगों ने सब्यसाची का नाम सुना है? नहीं सुना है? सब्यसाची के अगर टू कॉन्टेक्स्ट दूँ आपको, आज जितने भी सेलिब्रिटीज़ जितने भी लहंगा वगैरह पहनते हैं हमारे, वो सारे सब्यसाची के डिज़ाइन होते हैं। उनकी स्टार्टिंग रेंज ही 10 लाख होती है। तो हम लोग इतने महंगे डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं। तो मैंने अपनी नौकरी जब चेंज की, मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो तो मैं पहले सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रही थी, इसलिए शायद ऐसा लगता था, बट यहाँ पे मैं और परेशान हो गई। यहाँ पे मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा इतना नफरत, मतलब डिसाइड कर लिया कि कभी कुछ करना ही नहीं है। उस समय उस बीच में क्या हुआ कि ये मैं आपको एक साल पहले की बात बता रही हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही, सिर्फ 1 साल पुरानी बात बता रही हूँ। उस समय क्या हुआ कि ChatGPT नाम का एक प्रोग्राम आया। आप में से कितने लोगों ने AI के बारे में सुना है? लोगों ने सुना है AI के बारे में। जिन लोगों ने नहीं सुना है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? सो गए क्या सब लोग? पक्का सोए तो नहीं है? जय आर्टियन, वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा आप लोग जब छोटे हुआ करते थे, जो मेरी एज के नहीं है, मैं आपको उस जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ। उस समय जब आप लोग छोटे थे, तब आप लोग सोचते थे कि यार जब हम लोग बड़े होंगे तो सारा काम कंप्यूटर करने लगेगा, पर आज वो सोच नहीं रही है, आज वो चीज़ें होने लगी है। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर भी आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो सारी चीज़ें आज वो कंप्यूटर कर सकता है। और एक धीरे धीरे रियलिटी बनता जा रहा है। जिस चीज़ों के सोल्यूशन अभी तक कंप्यूटर नहीं दे पाता है, उन चीज़ों के धीरे धीरे सोल्यूशन आने लगे हैं। अब आप बोलेंगे जैसे कि मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा काम तो कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता। मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी कि टेस्ला नाम की एक कंपनी है जिसने ऑटोमेटिक गाड़ी बना दी है। अगर आपको लग रहा है कि यार कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, तो मेरे को तो ईंटें उठा के ले जाना पड़ता है, तो क्या ऐसी मशीन नहीं बनी है जो उठा के ले जाती है ईंटें? कहने का मतलब मैंने ये है कि बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि आने वाले समय में आपकी धीरे धीरे जितनी भी नौकरियां हैं कंप्यूटर्स करने लगेंगी। और वो मेरी नौकरी में मेरे साथ विदिन अ मंथ होने लगा था, विदिन अ ईयर होने लगा था। जो काम मेरे को क्या होता था, कई बार पब्लिसिस्ट थी मैं, तो मेरे को जर्नलिस्ट के साथ बहुत काम करना पड़ता था। जर्नलिस्ट को कॉलर से पकड़ के रखना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि देख भाई तू हर कुछ ही नहीं लिखेगा मेरे क्लाइंट के ऊपर। तो कई बार जो न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, वो कई बार मुझे बना के देने पड़ते थे। उस काम को करने में मुझे 2 दिन तो लगते ही थे मिनिमम, क्योंकि मेरे को उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती थी, उसके बारे में लिखना पड़ता था, अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों में 2 दिन तो लगते ही थे। बट ChatGPT जब मेरी लाइफ में आया ना, ChatGPT ने वो जो मेरा 2 दिन का काम था, वो आज 5 मिनट का काम बना दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी मेरी जॉब की, टेक्नोलॉजी टेकिंग ओवर माई जॉब, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे इससे ये समझ में आ गया था कि आने वाले फ्यूचर में मेरी जॉब मेरी कब नहीं रहेगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक कंप्यूटर ऐसे मेरी नौकरी करने लगेगा। तो मेरी नौकरी की क्या कोई फ्यूचरिस्टिक नौकरी नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी कभी भी कोई कंप्यूटर
और मेरे दिमाग की बत्ती तब जली जब मैंने अपनी ये जो चीज़ मेरी जो जॉब थी ना वो मेरे पापा से पूछा थी। मुझे तब समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जो कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता। समझ में आया क्यों? नहीं आया, मैंने रीजन ही नहीं बताया आपको, तो सिर्फ फैक्ट बताया अभी। समझ में आया क्यों? नहीं आया ना तो पूछो क्यों? क्यों होगा ऐसा? अरे खाने पीने की बात नहीं है अंकल, खाने पीने की बात नहीं है। वेरी गुड। डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन कनेक्शंस बनाने का बिजनेस है, ह्यूमन इमोशन समझने का बिजनेस है, इंटरैक्शंस करने का बिजनेस है। जब कभी वो चीज़ कभी कंप्यूटर को आ ही नहीं सकती तो कभी कभी कंप्यूटर आपके हाथ से वो नौकरी कैसे दे देगा? हमें शुरुआत से समझाया जाता है कि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। आज कंप्यूटर में जितनी भी फंक्शनिंग आप कर पाते हैं, जितने भी काम कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोड्स बने हुए हैं। जब आप कोड से कभी कोई फीलिंग समझा ही नहीं सकते तो कभी कोई कंप्यूटर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे कर सकता है? ये तो सिंपल सी लॉजिकल बात है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के हेल्पिंग टूल्स बन सकते हैं कंप्यूटर से, पर डायरेक्ट सेलिंग का जो नेचर ऑफ वर्क है वो कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले नहीं सकता। मेरे पापा जब भी कोई लीडरशिप मीटिंग करते हैं, मुकेश जी को डैडी जब भी कोई लीडरशिप मीटिंग करते हैं तो वो जब भी बताते हैं कि लीडर्स के ये गुण होते हैं, उनमें से एक गुण होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। आने वाले समय में आगे क्या होने वाला है उसको अभी समझ लेना और अपने आप को उस तरह से सिक्योर कर लेना बहुत बड़ी कला है। हर एक लीडर के अंदर वो कला होनी चाहिए। जब मैं मेरे पापा के साथ बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट, मैं तो सिक्योर ही नहीं हूँ। ये मेरा सेकेंड रियलाइजेशन था। हालांकि अभी आप लोगों से आप में से बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, बट ये जो सेकेंड रियलाइजेशन मैंने आपको बताया ना कि क्यों AI की वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी नौकरी मैं नहीं करूँगी, जो मेरी नौकरी है वो मैं नहीं करूँगी, वो शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था अपनी नौकरी छोड़ने के लिए। बहुत बड़ा रीज़न, क्योंकि मैं शुरुआत से अपना फ्यूचर सिक्योर रखना चाहती थी। मुझे घूमना नहीं था इधर से उधर कि भाई अब एक पल में नौकरी है, एक पल में नौकरी नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। ये सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था नौकरी छोड़ने का। ये था मेरा सेकेंड रियलाइजेशन। मेरा थर्ड रियलाइजेशन था जब मैं अपनी सेकेंड नौकरी में काम करती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं घर पे रोज़ 3 बजे आती थी सुबह। एक बार क्या हुआ, मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ, मेरी कोई सेलिब्रिटी जिनको मैं हैंडल करती थी वो इंडिया आई हुई थी और उनका कोई इवेंट था। 12 o'clock आसपास की बात है, रात की समय। उस समय क्या हुआ कि मेरे को मेरी बॉस ने बहुत गंदी तरीके से डांट दिया, बहुत बुरा डांटा, छोटी सी चीज़ के ऊपर बहुत बुरा डांट दिया। और हर लोगों के साथ, सब लोगों के साथ होता है ऐसा, बॉस साले होते ही ऐसे हैं, सारे ऐसे खड़ूस से होते हैं। छोटी सी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा डांट देते, इतना ज़्यादा डांट देते। मेरी छोटी सी गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा डांट दिया था। और उस दिन क्या, मैंने मेकअप कर रखा हुआ था, आईलाइनर और मस्कारा लगा रखा हुआ था। मैं इतना रोई, आप मानेंगे नहीं, मैं पैंडा दिखती थी, मेरे काला काला ऐसा एकदम हो गया था। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट मैं इतना रोई कि मैं पैंडा की रिजेम्बलेंस हो गई थी। तब 12 o'clock के आसपास मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया रोते हुए, और मेरे पापा ने मेरा फ़ोन उठाया और मैंने पापा को रोते हुए बोला, पापा काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को 2 चीज़ें तो पता चली कि क्यों RCM करना चाहिए, बट अभी तक ऐसा रीज़न मैंने क्वालिटी ऐसे बनाई नहीं है कि मेरे को क्यों यही करना है, अभी के लिए अभी करना है। आप मेरे को बताओ, मैं कभी अगर फ्यूचर में नौकरी छोड़ूँ तो मैं क्या RCM कर सकती हूँ? पापा ने बोला अभी के अभी पेपर डाल दो और RCM करना चालू कर दो। फिर भी मैं कन्विंस नहीं हुई। फिर भी मेरे को लगा था कि ये तो इनको क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिल गई। RCM वालों के साथ होता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना तो खींचते हैं, यूँ ऐसे खींचते मेरे पापा को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। उस समय मेरी नौकरी बॉम्बे में हुआ करती थी, मैं बॉम्बे में जॉब किया करती थी। ये इसी मार्च की बात बता रही हूँ, इस साल मार्च की बात बता रही हूँ।
मैंने मार्च स्टार्टिंग में पापा को फ़ोन किया था और पापा ने उसी समय उस कॉल पे मेरे को बोला कि देख भाई ऐसा है, तू एक काम कर, 17 मार्च को मेरी नाला सुपारा में एक मीटिंग है, तू आ जा। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ 17 साल बाद पापा की किसी मीटिंग में जा रही थी। 17 साल बाद, क्योंकि मेरे पापा की नफरत ही नहीं है। मेरे पापा के जो काम थे ना, जो आरसीएम था ना, जो करते थे, उससे एकदम नफरत थी। तो ये 17 साल बाद किसी मीटिंग में जा रही थी मेरे पापा की, और मुझे लगा था कि मैं परेशान हो जाऊँगी। मैंने क्या बोल दिया पापा को, नहीं बोलना चाहिए था। जब पापा को अपॉर्चुनिटी मिली तो पापा ने बता दिया। और क्या हुआ करता था कि मेरा सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं हुआ करता था, मेरा सैटरडे संडे भी वर्किंग हुआ करता था, क्योंकि न्यूज़ हर समय चलती रहती, हर समय चलती रहती है, तो मेरा काम भी वैसा ही हुआ करता था। मैं छुट्टी लेके पापा के साथ नाला सुपारा गई मीटिंग में, एकदम क्लोज माइंड होके कि यार मैंने अपने आप को इस चीज़ में फंसा दिया है, पर आगे नहीं फंसूंगी, अब थोड़ा क्लोज करूँगी अपने आप को। फिर मैं मीटिंग में गई, वहाँ पे एक से बढ़ के एक लोग बाग आए जा रहे थे, आश्रम के बारे में बताए जा रहे थे, जैसा आप लोगों के साथ आज अभी हो रहा है। सब लोग बताए जा रहे हैं, सब लोगों के साथ, मतलब बहुत सारे लोगों के चेहरे देख के समझ में आ रहा है कि पकड़ के खींच के लेके आए। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, पकड़ के खींच के लेके आ गए थे। एक से बढ़ के एक स्टेज पे लोग बाग आते गए, आश्रम के बारे में बात करते गए। मैं कुछ नहीं सुन रही थी, मैं एक कान से ले रही थी अंदर, दूसरे कान से निकाल रही थी। बट थोड़े समय बाद एक ऐसे लीडर आए स्टेज पे, जिन्होंने कुछ ऐसा बोला, मैंने मन बना लिया कि शिट, मेरे को, मैं क्या कर रही हूँ मेरी लाइफ के साथ। मुझे अगर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मेरे दिमाग के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा है, हमारा स्कैन कराना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा। मैं जिन लीडर की बात कर रही हूँ उनका नाम है सपना बाफना। आप में से कितने लोगों ने सुना है सपना बाफना के बारे में? बहुत कम लोगों ने। आज मेरा जो डिसीजन है आश्रम करने का, वो उन्होंने ही बनाया था। वो जब स्टेज पे आई तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरा डिसीजन बन गया। उन्होंने बोला कि बिजनेस बना ही लड़कियों के लिए। अच्छा नहीं लगा जो बोला? ये बिजनेस बना ही लड़कियों के लिए। आप लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जब डायरेक्ट सेलिंग, जब कॉन्सेप्ट पिचिंग हुआ था वर्ल्ड में, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ही एक लड़की ने की थी। बट फिर क्यों ऐसा है कि जब हम लोग आरसीएम में आते हैं तो एक भी स्ट्रॉन्ग कोर फीमेल लीडर नहीं होती है। मैं जब भी कभी आरसीएम की मीटिंग में जाती थी ना, मुझे हमेशा यही नोटिस होता था कि लड़कियाँ नहीं हैं। मैं अपनी जैसी फेसेस देखती ही नहीं थी, मुझे लड़कियाँ दिखती ही नहीं थी, तो मेरे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा? जब ये चीज़ मेरे को समझ में आई ना, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा गैप है। आज वर्ल्ड की इतनी सारी बड़ी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नेम इट ऑल, सारी कंपनियां आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही हैं। सब लोगों को पता है कि इंडिया बहुत बड़ी लेवल पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इतना तेज़ गति से बढ़ रहा है कि सिर्फ वो लॉन्ग गॉन आर दोस डेज जहाँ पे सिर्फ लड़के काम करेंगे। आजकल ज़रूरत हो गई है लड़कियों को भी काम करने की। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे को समझ में आई, मुझे समझ में आ गया कि मैं वो फेस बनना चाहती हूँ लड़कों को। मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो फेस बनने की। मुझे ये भी पता है कि आज एज अ वुमेन मेरी लाइफ में बच्चा पार्टी बैठ जाओ ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है पापा, सॉरी मैं क्या बोल रही थी? हाँ, जब ये चीज़ मेरे को समझ में आई तब मेरे को एक और चीज़ बार बार फॉलो अप दे रही थी मेरे ब्रेन में। वो ये थी कि आज मैं एक लड़की हूँ, सब लोगों को पता है मैं एक लड़की हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं अपना आइडेंटिफाई करती हूँ एज वुमेन। आज मेरी लाइफ में इतनी सारी इंडिपेंडेंस है। आप लोगों को बताऊँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे चली जाती हूँ। नेशनल ट्रिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे चली जाती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, मैं जो खाना चाहूँ, जिसके साथ बाहर जाना चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये इंडिपेंडेंस मेरी लाइफ में सिर्फ आश्रम की वजह से है। अगर मेरे पापा आश्रम नहीं करते तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी लाइफ में वो इंडिपेंडेंस आती ही नहीं, मैं वो लड़की होती ही नहीं जो आज मैं हूँ, अगर मेरी लाइफ में आश्रम होता है।
जब ये चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई ना, तब मेरे को समझ में आया कि शिट, इन सब इन फैक्टर्स की वजह से शायद मेरी वजह से बाकी लड़कियों की भी लाइफ बन सकती है। ये थे मेरे 3 रीज़न, और मैंने कोई आपको 3 अतरंगी रीज़न नहीं बताए। ये जो 3 रीज़न है ना, ये सबके रीज़न है। मेरे पास तो और रीज़न है आर्ट्स नहीं करने के और आर्ट्स करने के, मैं वो भी बता सकती हूँ, बट ये 3 रीज़न आर्ट्स करने के जो है ना, वो सबके लिए रीज़न बन सकते हैं। और अगर आपको ये 3 रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया, दिमाग में कुछ ख़राब है, हमारे स्कैन करा लेंगे, क्योंकि सच्ची में कुछ ख़राब है। ये बहुत बेसिक रीज़न, सबका बॉस सबको परेशान करता है, राइट? सबका बॉस सबको बहुत परेशान करता है, सबकी नौकरियाँ कभी ना कभी एआई ले जाएगा, और सबको अपने मन से काम, पैशन के साथ करना, पैशन के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये थे मेरे 3 रीज़न। मैं जब भी इन सब के, मैं अपने 3 रीज़न जब भी स्टेज पे आके बताती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि शायद मेरे ये जो 3 रीज़न्स हैं वो आपके भी 3 रीज़न बन जाए, या फिर आप किसी को आगे फ्यूचर में ज्वाइन कराएं, उनके भी 3 रीज़न्स बन जाए। अभी आप लोगों की परमिशन है तो थोड़ा सा और बोलो। आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मुकेश जी को सुनने आए थे, किसको बिठा दिया यहाँ पे स्टेज पे? ऐसा तो नहीं बोल रहा ना? मुकेश जी को बुलाएंगे, थोड़ा सा और बोल दो। अब क्या हुआ ना, आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया, मई में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था नेक्स्ट जनरेशन का, पर क्या मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ दिमाग से। मैंने छोड़ तो दिया, जॉब नौकरी वगैरह सब कुछ कर दिया, अनाउंसमेंट भी हो गया, आरसीएम कर दिया अंजलि कोठारी, पर अंजलि कोठारी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आरसीएम में करना क्या होता है। मैं एकदम कंफ्यूज थी, नौकरी छोड़ दी, अब करूँ क्या, करना क्या है, किसके ऊपर फोकस करना है, कैसे ज्वाइनिंग होती, कुछ पता नहीं था। दिमाग एकदम उल्टा सीधा हो रखा हुआ था कि अब ये बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया मैंने, क्या कर लिया। उस समय क्या हुआ, 2 months विद इन ज्वाइनिंग आरसीएम, 2 महीने हुए ही थे, उस समय कीसोल का एक इवेंट हुआ था जिम कॉर्बेट में। वहाँ पे प्रियंका मैम भी थे और बहुत सारे अपने सारे कोर लीडर्स थे। वहाँ पे कीसोल की ट्रेनिंग चल रही थी और बता रहे थे कि कैसे कैसे कीसोल में डेवलपमेंट आगे होना चाहिए, कितने सारे न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि शायद मैं इस टॉपिक से रिलेट करती हूँ, मैं अपनी शुरुआत आरसीएम में कीसोल के थ्रू करूँगी। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आरसीएम में जो कीसोल के प्रोडक्ट्स आते हैं वो किसके लिए आते हैं? लड़कियों के लिए। आंटी बहुत ही गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। मुझे समझ में नहीं आया कि बाल धोना कब से लड़कियों का काम बन गया। मुझे समझ में नहीं आया खुद का ध्यान रखना कब से लड़कियों का काम बन गया। क्या अपने आप का ध्यान रखना सिर्फ लड़कियों का काम है? क्या उससे पहले पुरुष ध्यान नहीं दे रहे थे अपने आप को? मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगा ये बेसिक चीज़ें जो आप अपने आप को एक कभी किसी से मिलने जाते हो और पर्सनल एटिकेट होती है, वो क्या पुरुष फॉलो नहीं करते? तो इनको क्यों हम लोगों ने एक नाम दे रखा हुआ है कि हाँ ये तो सिर्फ लड़कियों के प्रोडक्ट्स हैं? ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। मैं जब कॉलेज में हुआ करती थी तब मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिना मेकअप के कभी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कोई भी मैं अगर ऐसे बिना मेकअप के बाहर निकल जाऊँगी तो लोग मेरे को देख के हंसेंगे, बोलेंगे कि हाय हाय कितनी बदसूरत है। मुझे ऐसा लगता था उस समय, क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स हुआ करता था, स्पेशली ये एरिया भरा हुआ था पिंपल्स से। उस समय आरसीएम में कीसोल के और जर्मनी के प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। जब आते नहीं थे तो यूज़ नहीं हो सकती थी। मेरे को पता था कि डॉक्टर ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। शुरुआत के 6 महीने डॉक्टर की दवाएं दी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। बट आप में से सब लोगों को पता है कि डॉक्टर के प्रोडक्ट ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उनको इवेंचुअली वो सारी चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ी, और उसी समय लकीली मेरी लाइफ में लॉन्गली आ गया था, कीसोल के प्रोडक्ट्स आ गए थे। मैंने अभी अपनी स्किन उससे मेंटेन कर रखी है, मेरे चेहरे पे एक ही दिन पर नीचे रात को। कहने का मतलब ये है कि जब मेरी स्किन ठीक हो गई थी ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था मेरा। जो लड़की बिना मेकअप के बाहर नहीं निकलती थी, वो आज वो लड़की सिर्फ बिना मेकअप के ही बाहर निकलती थी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आरसीएम ने
ईसोल के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, बियॉन्ड मी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो लड़की या फिर लड़के के प्रोडक्ट्स नहीं है, वो है कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोडक्ट्स। क्या है? कॉन्फिडेंस बूस्टर। आज जैसे किसी भी अंकल को पकड़ लो और उनके सर से बाल निकलने लग गए, झड़े जा रहे बाल झड़े जा रहे, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तो क्या शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए था? क्या तेल यूज़ नहीं करना चाहिए था? ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब आज मैं अपने पापा को देखती हूँ, मेरे पापा के चेहरे पे एक पिंपल आ जाता है तो घबरा जाता है, और ये सबके साथ होता है। आजकल सिर्फ अच्छा दिखना लड़कियों को ही अच्छा नहीं लगता है, लड़कों को भी दिखना अच्छा लगता है, और लड़कियां भी पसंद करती है जब लड़के अच्छे दिखते हैं। ये इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं कभी किसी लीडर के साथ भी बैठती हूँ ना, ईसोल के बारे में सब लोग बोलते हैं लड़कियों के बारे में। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मिले बोले कि ये लड़कियों के प्रोडक्ट्स हैं तो थप्पड़ मारना मत, मारना पापा मेरे को मारेंगे, मार मत देना एक्चुअली, ठीक है? आखिर में ईसोल के अंदर मेकअप वगैरह भी आता है। मैं ये नहीं कह रही लड़कों को मेकअप करना चाहिए, कर सकते करना चाहे तो, यूजुअली ऐसा बनता नहीं है। बट मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ, प्लीज़ सुनेंगे? मैं जब अनिल कपूर के साथ काम करती थी ना, एक बार अनिल कपूर का शूट हुआ था और उसका मेकअप आर्टिस्ट जो था वो एब्सेंट हो गया था, वो आया नहीं। तो अनिल कपूर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा मेकअप आर्टिस्ट हायर कर दूँगा। तो उसने दूसरा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया और उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया, उसका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आप मानेंगे नहीं, अनिल कपूर अपनी गाड़ी की सीट से भी बाहर नहीं निकला, वो बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि उसको जैसा वो दिख रहा था, उसका जैसा मेकअप हुआ था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने डिसाइड कर लिया मैं तो बाहर नहीं निकलूँगा, आज शूट भी नहीं करूँगा। तो क्या आप मेरे को कहना चाह रहे हैं अनिल कपूर लड़की है जो मेकअप लगाता है? नहीं ना। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में। बट हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक सीए है, एक बहुत बड़े सीए हैं जो सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बताया मेंस ग्रूमिंग 330% से बढ़ा है इसका। कितने परसेंट से? 330%, सिर्फ मेंस ग्रूमिंग। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो माइंड स्टेरियोटाइप्स हमारे दिमाग में बसते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस मैन और बिजनेस ओनर हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप प्लीज़ लड़कों को जाके मेकअप बेचिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप दिल्ली में किसी लड़के से या फिर बॉम्बे में किसी लड़के से सिर्फ नेल पेंट के बारे में बात करेंगे तो वो आपके बैठ के बात सुनेगा अच्छे। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में मैं आके यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहती थी, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे लड़कियों में आपको अगर आप लड़की को गए किसी लड़की के पास गए तो उसको बैठ के समझाना नहीं पड़ता कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट्स हैं और इनके साथ अपनी आरसीएम की जर्नी जो है, आरसीएम का जो करियर है वो चालू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ओवर द टाइम लिमिट। अब आप जिसको एक्चुअली सुनने में आए थे मैं उनको बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू।